हेलो एवरीवन। तो हम आपका फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम आपका सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी का ही स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नेम जो है एग्रीकल्चर है। हम टेंथ क्लास ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आपको पता है कि इंडिया जो है एक एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री है और हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन के 2/3 मतलब हाफ से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। एग्रीकल्चर जो है एक प्राइमरी एक्टिविटी है और इससे ही जो फूड हमें मिलता है, जो भी प्रोड्यूस मिलता है वो हम कंज्यूम करते हैं एज अ फूड, या जैसे भी हमें कोई रॉ मटेरियल बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए जो भी आपके फूड ग्रेन्स के अलावा वो भी हमें यहीं से मिलता है। इसके बाद अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर जो होता है आपका अलग अलग तरीके का होता है और बहुत शुरू से ही अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। चाहे आपके कल्टीवेशन मेथड अलग हो सकते हैं, कुछ फिज़िकल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करते हैं, टेक्नोलॉजी कैसी है, सोसाइटी कैसी है, उस पर भी डिपेंड करता है। पहले लोग सिर्फ अपने खाने के लिए एग्रीकल्चर किया करते थे, अब कमर्शियली भी उसको कंडक्ट करवाते हैं। तो बेसिकली जो एग्रीकल्चर है या जो फार्मिंग सिस्टम है आपके इंडिया में 3 तरीके का होता है: प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो सबसे पहले हम प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग देख लेते हैं। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जो होता है या प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो होता है वह एक छोटे से लैंड पर किया जाता है। मतलब कोई पर्टिकुलर फैमिली है, कोई भी एक पर्सन है, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जो भी एक छोटे सी ज़मीन के टुकड़े पर छोटे छोटे जो भी आपके टूल्स होते हैं जैसे हो, डव, डिगिंग स्टिक, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कि वो अपनी फैमिली को कुछ भी खिला पाए, उसके लिए जो भी फार्मिंग की जाती है वो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है। प्रिमिटिव इनिशियली इस तरीके से, और अभी तक वो कंडक्ट होती है बहुत सारी जगह पर। तो ये जो फार्मिंग होती है पूरी तरीके से मॉनसून पर डिपेंड करती है, सॉइल नेचुरल फर्टाइल है कि नहीं, एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं उसके लिए सूटेबल है कि नहीं। इसे आप स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी आपके फार्मर्स होते हैं वो उस लैंड के पैच को क्लियर कर देते हैं, उसके बाद वो वहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं और दूसरी जगह पर अपनी जो भी कल्टीवेशन होती है वो करते जाते हैं। मतलब ऐसे समझिए कि एक ज़मीन का एक टुकड़ा, छोटा सा लैंड उनके पास होता है। जैसे ये तो हम जो भी आपके ट्राइबल यूनिट्स जो होती हैं, जो एक जगह पर नहीं रहते हैं, शिफ्टिंग करते जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक जगह पर रुकते हैं, वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन एक्टिविटीज़ करते हैं, फिर उस ज़मीन को कल्टीवेशन कर लिया, हार्वेस्ट कर लिया। अब उस ज़मीन को ऐसे कैसे नहीं छोड़ देते हैं, वो क्या कर देते हैं, उसको जलाकर छोड़ दिया जाता है। जला क्यों देते हैं? ताकि वहाँ पर जो एशेज़ होती है, जो राख होती है, उसकी वजह से सॉइल जो होती है वो अपनी फर्टिलिटी फिर से रीगेन कर लेती है, ताकि वो ज़मीन है ख़राब नहीं हो। और उस ज़मीन को छोड़कर वो आगे करते हैं, फिर से प्रोसेसर होता है और ऐसे ऐसे करते करते वो अपनी एक्टिविटी कंडक्ट करते रहते हैं। इसी वजह से इसको स्लैश एंड बर्न और शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है वो डिक्रीज़ होती जाती है और इस प्रोसेस से वो अपने सॉइल को अपना कल्टीवेशन भी करते जाते हैं और अपनी जो सॉइल होती है उसको फर्टाइल भी करते जाते हैं, क्योंकि आपको पता है सॉइल अपनी फर्टिलिटी को फिर से रिप्लेनिश कर लेती है नेचुरली। तो क्योंकि ये जो आपके किसान होते हैं छोटे छोटे, इनके पास इतने मॉडर्न इनपुट्स या कुछ इस तरीके की चीज़ें तो होती नहीं है, इसी वजह से ये इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं। ये जो आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग स्लैश एंड बर्न है, इसको अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पर बोला जाता है। स्लैश एंड बर्न, मिल्पा, रोका, मसोले, आपको सारे नेम्स आपकी बुक में यहाँ पे गिवन है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग वहाँ की जाती है जहाँ पॉपुलेशन का प्रेशर हो ज़मीन पर। मतलब हमारे पास ज़मीन वही है, लेकिन मुझे ज़्यादा लोगों के लिए कल्टीवेशन करवाना है, ज़्यादा लोगों के लिए मुझे प्रोडक्शन करवाना है। ज़मीन तो वही है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो अब मुझे उस ज़मीन से ज़्यादा, जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा उसका प्रोड्यूस निकालना पड़ेगा। तो उसे लेबर इंटेंसिव फार्मिंग भी कहा जाता है। इसमें बायोकेमिकल इनपुट्स दिए जाते हैं, इरिगेशन दिया जाता है ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिले, क्योंकि राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से जो लैंड होती है उसकी जो होल्डिंग साइज़ होती है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है और लैंड पर प्रेशर पड़ता जाता है। इसी वजह से जो फार्मर्स होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपना आउटपुट निकालना पड़ता है ताकि वो अपने लिवलीहुड को आगे बढ़ा सकें, और इसमें लैंड पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कमर्शियल फार्मिंग की। कमर्शियल फार्मिंग जो होता है आपका, ये बेसिकली
आपके इसमें हायर डोजेस दिए जाते हैं मॉडर्न इनपुट्स के, जैसे आपके HYV सीड्स दिए जाते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारे इसलिए दिए जाते हैं ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। भाई इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में तो क्योंकि लोगों को ज़्यादा खिलाना है, इसलिए कमर्शियल में तो मुझे प्रोडक्शन ही ज़्यादा करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा मेरे पास उतना ज़्यादा पैसा आएगा। इसी वजह से डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह वेरी करती है। जैसे अगर हम राइस की बात करें, पंजाब और हरियाणा में राइस एक कमर्शियल क्रॉप है और ओडिशा में एक सबसिस्टेंस क्रॉप है। तो प्लांटेशन जो होता है ये कमर्शियल फार्मिंग का एक टाइप होता है। इसमें सिंगल क्रॉप को एक बड़े लार्ज एरिया में, मतलब एक लार्ज एरिया में ग्रो किया जाता है। और ये जो प्लांटेशन होता है इसका एक इंटरफेस होता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बीच में, मतलब ये दोनों को ही सप्लीमेंट्स अवेलेबल करवाता है। प्लांटेशन में आपका लैंड, कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स, माइग्रेंट लेबर, सब कुछ की ज़रूरत होती है। आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए, ट्रेडिंग, मार्केट, इंडस्ट्री, सभी चीज़ें इसके लिए डिपेंड करती हैं। तो प्लांटेशन आपके जैसे कॉफ़ी, रबर, बनाना, इन सब का होता है। और इनके अलावा जो भी कुछ बच जाता है इसके बाद जो भी रॉ मटेरियल होता है वो इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। इसके बाद हम इंडिया का क्रॉपिंग पैटर्न देख लेते हैं। इंडिया का जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है वो फिज़िकल डाइवर्सिटीज़ और प्लुरैलिटी जो है हमारे कल्चर की, उस पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं फूड, फाइबर क्रॉप्स, वेजिटेबल, फ्रूट, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट, सब कुछ यहाँ पर कल्टीवेट किया जाता है। तो बेसिकली 3 सीजन्स के बेस पर हमारा क्रॉपिंग सीज़न होता है, राबी, खरीफ और ज़ैद। राबी क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो इसको विंटर में बोया जाता है, अक्टूबर से दिसंबर, और इसको समर्स में काट लिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है अप्रैल टू जून में। कुछ इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप्स हैं आपकी वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। और जो आपके एरियाज़ की अगर हम बात करें तो आपका नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हो जाएगा, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सारे इंपॉर्टेंटली वीट और राबी क्रॉप्स के लिए प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। तो इसमें आपका क्योंकि विंटर मंथ में इसको आपको ग्रो किया जाता है, इसी वजह से प्रेसिपिटेशन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन की वजह से इन क्रॉप्स को आप देख सकते हैं कितना वहाँ पर अफेक्ट आता है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ये जो क्रॉप्स हैं, इन क्रॉप्स की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली ग्रो की है। अब हम बात कर लेते हैं खारिफ क्रॉप्स की। खरीफ क्रॉप्स जो होती है जैसे मानसून शुरू होता है इनको ग्रो करना शुरू कर दिया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है और सितंबर टू अक्टूबर में। जैसे आपकी बैडी, मेज़, ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स हैं, आसाम, वेस्ट बंगाल, आपके ओडिशा जो है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोस्टल रीजन्स जो हैं, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, इनफैक्ट कोंकण जो कोस्ट है आपका उत्तर प्रदेश और बिहार का, वहाँ पर भी आपका खरीफ क्रॉप्स ग्रो की जाती है। पैडी जो है एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है पंजाब और हरियाणा की, और आपके आसाम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा में भी आपकी पैडी की अलग अलग मतलब इनकी वैरायटीज़ भी होती हैं, जैसे ओस, अमन और बोरो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ज़ैद क्रॉप की। ये राबी और खरीफ सीज़न के बीच का जो छोटा सा टाइम पीरियड होता है वो इसका पीरियड होता है। तो शॉर्ट सीज़न में ही, समर का जो मंथ होता है इसमें इसको कल्टीवेट किया जाता है। इस जैसे आपके वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप्स भी इसमें आ जाती है। जैसे अगर हम शुगर केन की बात करें तो उसको कंप्लीट 1 साल लगता है ग्रो करने में। अब हम मेजर क्रॉप्स देख लेते हैं आपकी। तो चाहे आपकी फूड क्रॉप हो चाहे नॉन फूड क्रॉप हो, जैसे जैसे वेरिएशन आता है सॉइल, क्लाइमेट, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में, इंडिया में इन चीज़ों को कल्टीवेट किया जाता है। जैसे अगर हम राइस की बात करें, वीट की, मिलेट की, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट, सभी का। तो बारी बारी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम राइस की बात करते हैं। ये एक स्टेपल फूड क्रॉप है, मेजॉरिटी में इंडिया में लोग चावल खाना पसंद करते हैं। तो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का भारत, किसके बाद? चाइना के बाद। ये खरीफ क्रॉप है और इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, 25 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा। ह्यूमिडिटी भी चाहिए होती है और बारिश इसको 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए होती है। अगर हम बात करें जहाँ बारिश कम होती है वहाँ इसको इरिगेशन के थ्रू आप कल्टीवेशन कर सकते हैं। राइस जो होता है आपके नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज़ या डेल्टाइक रीजन्स में इसका कल्टीवेशन किया जाता है। अगर हम इरिगेशन, केनाल इरिगेशन, ट्यूबवेल्स की बात करें तो इसको पॉसिबली वहाँ
इसको कल्टीवेट किया जाता है जहाँ पानी कम है, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और बहुत सारे, अगर हम राजस्थान के भी कई पार्ट्स में बात करें तो इरिगेशन के थ्रू राइस का कल्टीवेशन किया जाता है। यहाँ इमेज में आपको बहुत अच्छे से गिवन है किस तरीके से राइस का कल्टीवेशन किया जा रहा है और कहाँ पर सेकेंड वाले पार्ट में राइस जो है वो आपका हार्वेस्ट करने के लिए तैयार है। अब हम वीट की बात कर लेते हैं। वीट कुछ इस तरीके का होता है, हार्वेस्टिंग के बाद ऐसा होता है। यहाँ आपको मेजर वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ भी दिखाई दे रहे होंगे। मेजर एरियाज़ कौन से हैं, माइनर एरियाज़, अदर एरियाज़ कौन से हैं। राइस और वीट दोनों का ही हम देख चुके हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मिलेट्स की। तो ज्वार, बाजरा एंड रागी की अगर हम बात करें, ये वो इम्पॉर्टेंट मिलेट्स हैं जो इंडिया में ग्रो किए जाते हैं, क्योंकि ये सब कोर्स ग्रेन्स हैं, इसी वजह से इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। जैसे रागी की अगर हम बात करें, इसमें आयरन, कैल्शियम, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, रफे सब कुछ होता है। ज्वार जो है वो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है एरिया या प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें, ये एक रेन फेड क्रॉप है जो कि मॉइस्ट एरियाज़ में ही कल्टीवेट की जाती है और इसको बहुत ही कम नीड पड़ती है इरिगेशन की। जैसे मेजर अगर हम एरियाज़ की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इसके बाद आपका मध्य प्रदेश भी इसी में आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं जैसे अगर हम बाजरा की बात करें तो ये सैंडी सॉइल, शैलो ब्लैक सॉइल में पाया जाता है। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हो जाएंगे आपके राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। रागी जो है एक क्रॉप है जो कि ड्राई रीजन्स में पाई जाती है और रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी और शैलो ब्लैक सॉइल में इसको कल्टीवेट किया जा सकता है। रीजन्स की बात करें तो कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश इसमें आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेज़ की। मेज़ जो है फूड और फॉडर की तरह दोनों ही तरीके से इसको यूज़ में ले सकते हैं। ये खारिफ क्रॉप है। टेम्परेचर इसका 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। ओल्ड अलूवियल सॉइल जो कि कम फर्टाइल होती है वहाँ पे भी इसको कल्टीवेट किया जा सकता है। राबी सीज़न में भी इसको कल्टीवेट किया जा सकता है, इनफैक्ट बिहार में भी। अगर हम मॉडर्न इनपुट्स को यूज़ करें जैसे HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन के थ्रू हम इसका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। रीजन्स आपके कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश आ जाएंगे। ये मेज़ की आप इमेज देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पल्सेस की। तो पल्सेस जो हैं इंडिया में बहुत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है पल्सेस का और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है वर्ल्ड में। तो मेजर सोर्स होता है प्रोटीन का। अगर हम राइस पल्सेस की बात करें तो तुर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस, ग्राम सब आ जाएगा। इसको लेस मॉइस्चर चाहिए होता है, ड्राई कंडीशंस में भी आप इसे कल्टीवेट कर सकते हैं क्योंकि ये लेग्यूमिनस क्रॉप होती है। इसी वजह से आप ये अपनी फर्टिलिटी खुद ही से रिगेन कर लेती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू। एयर में जो नाइट्रोजन होता है उसको ये अपना फिक्स करके खुद ही अपनी जो भी फर्टिलिटी होती है उसको रिगेन कर लेती है, अरहर को छोड़कर। इसके बाद अगर हम बात करें, इसमें मोस्टली रोटेशन किया जाता है। रीजन्स की बात करें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक इसमें आ जाते हैं। अब हम फूड क्रॉप्स की बात कर लेते हैं जो कि ग्रेन्स नहीं है बट फूड क्रॉप्स हैं। जैसे शुगर केन की अगर हम बात करें, शुगर केन जो है आपका ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप होती है। टेम्परेचर इसको 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। रेनफॉल इसको 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक चाहिए होती है। इरिगेशन के थ्रू आप इसको कल्टीवेट कर सकते हैं जहां रेनफॉल कम है। इसमें आपका सॉइल जो होती है उस पर भी डिपेंड करता है और जो भी आपकी लेबर होती है, मैनुअल लेबर जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कोई भी इसको कल्टीवेट नहीं कर सकता, एक जो स्किल्ड पर्सन है वही इसको कर सकता है। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का आफ्टर ब्राज़ील। मेन सोर्सेज होते हैं इसके शुगर, गुड़, खंडसरी और मोलेसेस। इस रीजन्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा इसमें आ जाते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑयल सीड्स की। ऑयल सीड्स की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंड नट का आफ्टर चाइना। इसको आप ये जो रैप सीड प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, कनाडा और चाइना के बाद। बहुत सारे ऑयल सीड्स जो हैं 12% जो है टोटल, मतलब जितना भी क्रॉप्ड एरिया है उसमें 12% तो सिर्फ आपके ऑयल सीड्स ही ग्रो किए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम, जो आपका सोयाबीन होता है, कैस्टर सीड्स होता है, कॉटन सीड्स, लिंसीड्स, सनफ्लावर, और इनको एडिबल और कुकिंग मीडियम्स के, इनफैक्ट इनको सोप, कॉस्मेटिक्स, ऑइंटमेंट्स में भी यूज़ लिया जाता है। ग्राउंडनट जो है एक खारिफ क्रॉप है और इसका मेजर प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में हाफ
प्रोडक्शन ऑयल सीड्स का सिर्फ ग्राउंड नट में ही होता है। गुजरात जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंड नट का। इसके बाद राजस्थान और तमिलनाडु भी अच्छा प्रोडक्शन करते हैं। लिंसीड और मस्टर्ड जो है राबी क्रॉप्स है। सीसम जो है एक खरीफ क्रॉप है नॉर्थ में और राबी क्रॉप है साउथ इंडिया में। कैस्टर सीड जो है वो राबी और खरीफ क्रॉप दोनों ही है। बाकी का